Now, close packing. Good morning, sir. Good morning, you all. Good morning, sir. Good morning, you all. Good morning, sir. Good morning, sir. अरे भाई सबको गुड मॉर्निंग. नाउ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल. तो सबसे पहले बेटा आवश्यक है कि क्लोज पैकिंग होता क्या है ये जान लो. तो क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल में, जैसे हमने अगर सॉलिड की बात किया जाए, क्रिस्टल छोड़ दें, तो हम क्या देखते हैं कि सॉलिड को जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर अरेंज्ड इन ए मैनर दैट कि they occupies most of the space and they have a very little or very small intermolecular space. Okay, so this arrangement of constant particles of a crystal in a manner that they occupies the maximum space and leave a very little or approx negligible intermolecular space is known as close packing. Clear? क्लोज पैकिंग का मतलब है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो इस मैनर में अरेंज होते हैं या प्रयास करते हैं कि उनमें क्लोज रहें और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम से कम हो. तो क्या होगा बेटा? व्हाट इज क्लोज पैकिंग? अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन ए मैनर दैट कि दे ऑक्युपाइज मैक्सिमम स्पेस एंड लीव ए वेरी लिटिल और अप्रॉक्स नेग्लिजिबल, हालांकि नेग्लिजिबल नहीं होता है, कुछ ना कुछ रहेगा, ए लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नोन एज क्लोज पैकिंग. अब in the closed packing we believed that कि all the constant particle in a crystal are spherical, hard and identical in size. तीन चीजें इसमें माना गया कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हार्ड होते हैं, आइडेंटिकल साइज के होते हैं यानी उनकी साइज सेम होती है, और दूसरा वो स्फेरिकल होते हैं. तो स्फेरिकल होते हैं, आइडेंटिकल साइज का माना गया और हार्ड माना गया, और उसी रूप में इमेजिन करके हम क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल को एक्सप्लेन भी करते हैं. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ ए क्रिस्टल, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल, देयर आर three types of close packing. They are one dimensional close packing, two dimensional close packing, and three dimensional close packing. वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड थ्री डायमेंशनल. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, या प्रेजेंस ऑफ एनी लेंथ पैरामीटर्स या टाइप्स ऑफ लेंथ पैरामीटर्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग. वन डायमेंशनल जिनमें केवल लेंथ होगा, टू डायमेंशनल जिनमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होते हैं, और थ्री डायमेंशनल जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होते हैं. फिलहाल वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग द कांस्टेंट पार्टिकल इन ए मैनर दैट दे स्टैक और टच्ड विद ईच अदर इन ए रो. One dimensional close packing. The types of close packing, which one is obtained by arranging the constant particle in a manner that they stacked or touched with each other in a row. क्या होगा? एक रो में हम इनको अरेंज करते हैं और इस मैनर में करते हैं कि वो एक दूसरे से टच करते हों. तो इसको हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे.
क्योंकि इसमें केवल लेंथ होता है। ओके, फिलहाल वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या होगा बेटा? द टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए मैनर दैट कि दे टच्ड विद ईच अदर इन ए रो इज नोन एज वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में जो कोई भी एटम है वो कितने अदर एटम से टच करेगा? जैसे अगर हम इस एटम को ले लें तो ये किससे टच कर रहा है? 1 and 2। इसको ले लो, ये 1 2। इस तरह से क्या करेगा कि वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में एक एटम जो है, एटम माने हमने कांस्टेंट पार्टिकल को एटम वर्ड यूज करते हैं जनरल वे में, बट वो एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर एक पार्टिकल जो है दो अदर पार्टिकल से टच करता है, इसीलिए एक नया टॉपिक आता है या नई चीज आती है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, नेबरिंग माने पड़ोसी, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम व्हिच टच्ड विद द गिवन एटम इन ए क्रिस्टल or in a close packing of crystal is known as coordination number। किसी भी तरह की क्लोज पैकिंग में उसमें प्रेजेंट किसी एटम के द्वारा जितने अदर एटम उसको टच करेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो नंबर ऑफ नेबरिंग एटम व्हिच टच्ड विद द गिवन एटम इन ए क्रिस्टल और इन ए क्लोज पैकिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वन डायमेंशनल में बेटा क्लोज पैकिंग में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है? यस सर, ये 2 अदर एटम से टच करता है, कोऑर्डिनेट कर रहा। 2 होगा। एक चीज और है, मान लो कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाए, यहां अगर हम किसी इंड वाले को देखें तो वो तो हमें दिख रहा है क्या कि एक ही से टच है। ऐसा भी तो कभी बुरा ख्याल आ सकता है दिमाग में कि यहाँ पर अगर हम किनारे वाले को ले लें तो यहाँ तो हमें एक ही दिख रहा है, कहाँ 2 दिख रहा है? यस सर, यस सर। ऐसा क्यों? क्या आंसर बताओगे अगर मान लीजिए कोई पूछे? एनीवन? अगर मान सर क्योंकि वो पैक अभी नहीं हुआ है सर, अभी वो क्लोज पैक नहीं हुआ है। क्यों ये क्लोज पैकिंग नहीं हुआ? यानी हम उसको फिक्सर से दिखा रहे हैं, क्यों नहीं क्लोज पैक है? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दिखाया ही जा रहा है सर, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर एटम मॉलिक्यूल या आयन की बात करें तो वो तो अभी क्लोज पैक नहीं हुआ ना, उसका एक क्या साइड दिक्कत खाली है? है। हाइड्रोजन मान लो, नहीं हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम को सटा सटा के रख दो, क्या दिक्कत? देन यस सर। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में होता है बेटा कि ये माना जाता है कि जो ये पार्टिकल है कोई भी हो, इसमें क्या करता है कि ये क्रिस्टल का हमने एक पार्ट दिखाया है, लेकिन क्रिस्टल जब आगे बढ़ेगा तो इसके पार्टिकल रहेंगे। हमने तो एक पार्ट दिखाया हो, किनारे का है, तो किनारे का है तो वहां से उसकी क्या हो गई है, आगे की सीरीज कट हुई है, लेकिन जो है आगे पार्टिकल अगर हम पूरी सीरीज को दिखाएं या पूरे को आगे जोड़ दें तो निश्चित रूप से अगला आइटम उससे जुड़ेगा। एक पार्ट को दिखाया गया है, ठीक ना, इसलिए होता है। और जो है अगर आगे मान लो सीरीज बनती है तो आगे जुड़ता जाएगा, लेकिन ये पार्ट को दिखाया गया तो कहीं से भी शुरुआत करेंगे तो किनारे वाला हमें अकेला ही दिखेगा, लेकिन हमें वो देखना है कि एक्चुअल जो अरेंजमेंट होगा उसमें किस तरह से वो एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट होगा ना। बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होगा, लेकिन उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर किया जाएगा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करे। किसी को जो किनारे पर है उसमें माना जाता है कि आगे की उसकी बैलेंसी मान लिया गया रिक्त है, या उसकी आगे की सीरीज रिक्त हो गई, लेकिन आगे का जो अरेंजमेंट सब में फॉलो कर रहा है उस अरेंजमेंट को ही माना जाता है। ठीक ना, शुरुआत करना तो अलग चीज है। ठीक है सर। ठीक है, हमने शुरुआत किया। जैसे वाटर में या किसी लिक्विड में देखते हो तो सरफेस की बैलेंसी क्या माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है, उसी कारण सरफेस टेंशन वहां पर आ जाता है। जबकि इनर में क्या होता है कि इनर वाले में चारों ओर से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं,
या एडजॉर्प्शन पढ़े होगे, एडजॉर्प्शन में सरफेस पर क्या होता है, इनकम्प्लीट बैलेंसी होती है, पढ़े हो ना एडजॉर्प्शन? यस सर। तो उसमें भी यही चीज एक्सप्लेन किया गया होगा कि क्यों एडजॉर्प्शन होता है, रीजन के लिए। नेक्स्ट देखो, जो बहुत इजी दिखता है वो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम लोकल एग्जांपल और दमदार में चेंज करता हूं। सिंपल में हमने जो है पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ते हो। लेकिन और ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है, क्लियर। लेकिन हीट का कंडक्शन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता है। जब एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है, एक ही आदमी मीन्स एक ही पार्टिकल दोनों काम कर रहा है, तो एक में लेजी और एक में फास्टर क्यों हो जाता है, क्या रीजन है? क्वेश्चन दमदार हो गया लोकल से सर। यस सर, यस सर। फिलहाल बताएं सर। हाँ बोलो सर वैल्यू पे डिपेंड कर जा रहा है सर। देखिए सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेके जा रहा है और चार्ज बहुत ज्यादा है उसके मास से, और हीट ट्रांसफर उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। किसके मास पे? शायद ये हो सकता है। किसके मास पे डिपेंड कर रहा है? वही इलेक्ट्रॉन के मास पे। अच्छा, जो हीट में, हीट भी क्या है, एक प्रकार की वेव है। हाँ सर। वेव है तो वेव का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। वो 3 लाख किलोमीटर है, इसको 10-20 किलोमीटर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मास की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी डुअल बिहेवियर शो करता है, और हीट या वेव भी क्या है, E = mc², आइंस्टाइन इक्वेशन, वो भी वेव लाइक कैरेक्टर जो है तो पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी बियर करेगा, क्योंकि वो भी मास से ही बर्न करके एनर्जी में चेंज हुआ है। यस सर। देन कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ सर। 2 डायमेंशन क्लोज हीट पैकिंग। लॉस्ट होगा सर। क्या बेटा? सर मतलब ट्रेवल कर रहा है तो उसमें हीट लॉस्ट होगा। ट्रेवल कर रहा है तो हीट लॉस हो रहा है। अरे हीट लॉस हुआ तो हम तो कह रहे हैं ना 3 लाख किलोमीटर की बजाय 1-8 किलोमीटर तो उसकी रफ्तार होनी चाहिए शुरुआत। अच्छा बताओ, जैसे आया उधर ही एक चूल्हे में क्या करो, चूल्हा जला दो या गैस जला दो, उसमें चिमटा छुआ दो, तुरंत तो हीट लॉस नहीं किया। आप गैस को तेज कर दो, तब तो कम से कम चिमटा बेचारा क्या होता है, ज्यादा मैक्सिमम 2 फीट का लंबा होता है, 1 से 2 फीट, उससे अधिक तो नहीं होगा। उसको तुरंत लंबा गर्म हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलो सर, सोच के बताएंगे आपको सर। कोई बात नहीं, दिमाग लगाना। हम लोग इस पे चलते हैं। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या होगा बेटा, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों होती हैं, सीधा सा है। द टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन विच लेंथ द पार्टिकल्स आर अरेंज इन द लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ, दोनों में अरेंज हो। फिलहाल द पार्टिकल्स आर अरेंज इन लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज। अगर लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज में एक से अधिक रोज में पार्टिकल अरेंज हो जाएंगे तो उनमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो जाएगा, और अगर दोनों हो गया तो वो अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगा। ओके, जैसे एक हमने देखा तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गया। समझ लो बेटा कि ये फर्स्ट रो है और ये ए टाइप का अरेंजमेंट है। ओके, तो in this there are 2 possibilities are there. One, we can place the next row just in front of the atoms of first row. एक तो ये कर सकते हो कि हमने just in front of जो फर्स्ट रो थी उसी के सामने ही नेक्स्ट रो को कर दिया, उसी एटम के सामने, तो ये भी ए टाइप अरेंजमेंट हुआ। नेक्स्ट को भी, अगली भी रो को हमने उसी मैनर में अरेंज कर दिया। ये भी ए टाइप अरेंजमेंट हुआ। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये ए टाइप हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी बेटा, कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि वी कैन अरेंज द
atoms of next row just in the depression of first row. Depression means जो बीच में गड्ढा बना है, ठीक ना, गड्ढा, बीच में जो गड्ढा गैप बना। है, यस सर, जो गैप है उसमें, तो अगर गैप में करोगे तो इस तरह का अरेंजमेंट आएगा। यस सर। मेरे पार्टिकल चूंकि मैं हाथ से कर रहा हूं तो मे भी पॉसिबल कि सम विल बी छोटे एंड सम विल बी बड़े, ओके, बड़े। बट यस सर। दोनों पार्टिकल एक्चुअली साइज में सेम होते हैं, बट हाथों में इतना दम नहीं है कि वो इतना क्लियर बना सके कि सभी पार्टिकल का साइज सेम हो जाए। बट यहां पर देखोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि सेकेंड रो इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट रो, यानी सेकेंड को हमने बी मान लिया, बट थर्ड जो आएगा वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट होगा, यानी अगेन ए टाइप का हो जाएगा। इसी तरह से जो फोर्थ आएगा वो लाइक बी होगा, यानी इसमें जो अरेंजमेंट बनेगा वो ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा एटम्स का। यानी अगर जस्ट इन फ्रंट ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट रो एटम को अरेंज करते हैं तो सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आएगा, यानी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बट अगर हम डिप्रेशन में नेक्स्ट रो को रखें फर्स्ट रो के, तो निश्चित रूप से क्या होगा, बी का अरेंजमेंट या सेकेंड रो का अरेंजमेंट फर्स्ट रो से अलग होगा, इसीलिए हमने इसको बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहा। लेकिन जब थर्ड रो बनाओगे तो निश्चित रूप से उसके एटम फर्स्ट रो के सामने होंगे, यानी फिर से ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। जब फोर्थ रो करोगे तो वो आपका फिर से सेकेंड रो के समान होगा, और इस तरह से जो अरेंजमेंट आएगा क्रम से ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आएगा। क्लियर? अब अगर हम फर्स्ट में देखें बेटा, पहले वाले अरेंजमेंट जिसमें हमने सेकेंड रो को फर्स्ट रो के नीचे अरेंज किया, इसमें अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए तो एक एटम कितने से टच कर रहा है, 1 2 3 4 से। क्लियर? इन चारों एटम्स के सेंटर को अगर हम मिला दें, इन चारों एटम्स के सेंटर को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर। ओके, इन चारों एटम के सेंटर को मिला दोगे तो बेटा स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए इस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग को हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, और इसमें एक एटम चार अदर एटम से जो है टच कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? यानी in the two-dimensional closed packing, if we arrange the next row या atoms of next row या second row just below the atoms of first row, so then we get the a type of arrangement of rows, and this type of arrangement gives us square close packing. In this type of close packing, the coordination, बात नहीं बेटा, माइक ऑफ कर लो। हेलो, माइक ऑफ कर लो बेटा। हेलो हेलो, सुनात रहलो ओ मास्टर वाके पवन सिंह यादव। पवन यादव, पवन यादव, पवन यादव, पवन कुमार यादव। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर। अरे इसको बोल रहे हैं बेहुदा दिग्रेट है, जो समझ नहीं आता है। यस, कौन टॉपिक? तो यहां पर क्या होगा बेटा कि अगर नेक्स्ट रो के एटम्स को फर्स्ट रो के एटम के नीचे ही अगर अरेंज करेंगे
तो देन हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑब्टेंड होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए कहेंगे कि उसमें जो 4 एटम्स टच करते हैं उन एटम के सेंटर को अगर हम मिला दें तो उसमें से स्क्वायर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है और इसीलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। नेक्स्ट जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में है, अगर हम डिप्रेशन में एटम्स को अरेंज करते हैं सेकेंड रो को फर्स्ट रो के, तो निश्चित रूप से ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑब्टेंड होता है और इसमें एक एटम जो है वो कितने से टच करेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम से अरेंज करता है, टच करता है। इन 6 एटम के सेंटर को अगर मिला दें तो हमें एक हेक्सागन मिलता है। इसीलिए इस क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसमें चूंकि एक एटम अदर 6 एटम से टच करता है इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके 6। तो इस तरह से यस सर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 टाइप का अरेंजमेंट आता है। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये तब ऑब्टेंड होगा जब हम फर्स्ट रो के एटम के नीचे ही सेकेंड रो को, सेकेंड रो के नीचे थर्ड एटम को अरेंज करते हैं और ये अरेंजमेंट ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, यानी कि सिमिलर अरेंजमेंट होता है हर रो के एटम का और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग देता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा इसका। और जो सेकेंड अरेंजमेंट होता है, अगर हम नेक्स्ट रो को फर्स्ट रो के डिप्रेशन में एटम को अरेंज करें तो सेकेंड रो का अरेंजमेंट फर्स्ट रो से डिफरेंट होता है, इसीलिए नेक्स्ट रो को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन जब थर्ड रो को अरेंज करते हैं तो वो जस्ट बिलो द फर्स्ट रो हो जाता है, इसलिए वो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगेन ऑब्टेंड होगा। फिर से जब प्लेस करोगे फोर्थ रो वो आपका सेकेंड रो यानी बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट के समान होगा और इस तरह से ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑब्टेंड होता है। इसमें 1 एटम 6 अदर एटम से टच करता है और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इन 6 एटम के सेंटर को अगर हम मिक्स करते हैं या जोड़ते हैं, नॉट मिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें एक हेक्सागन मिलता है और इसीलिए इसको हम जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें या जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्पेस देखोगे तो कंपैरेटिवली लार्ज है, यानी ज्यादा होता है, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखें तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, यानी छोटा होता है। इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी, आगे टॉपिक पढ़ोगे, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना अधिक से अधिक वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी अधिक होती है, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो अधिक वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। ये आपका 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगा। सर स्क्वायर वाला अधिक ना करेगा? क्यों? स्क्वायर में ज्यादा स्पेस होगा। हाँ सर, स्क्वायर में ज्यादा करना चाहिए। स्क्वायर कम प्लेस को ऑक्युपाई करेगा क्योंकि एटम के नीचे है, इसमें डिप्रेशन जो है वो क्या होगा, दोनों एटम के डिप्रेशन मिला करके ज्यादा स्पेस को छोड़ेंगे, जबकि यहाँ पर सेकंड रो डिप्रेशन में जाता है तो उसके कारण से वो ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है। समझ गया सर। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मीन्स इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगा, यानी जो हमने रो में किया है अब रो के साथ साथ किस में करना पड़ेगा, हाइट में भी करना पड़ेगा। लेंथ ब्रेड्थ के बाद अब हाइट में भी आएगा, यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होगी, द टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आल्सो। In this arrangement, see here कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रूप में अरेंज करें, 2 टाइप का अरेंजमेंट था, तो
अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रूप में अरेंज करेंगे तो सभी एटम एक दूसरे के ऊपर होंगे, ओके। और ऊपर होंगे तो निश्चित रूप से जैसे एटम के नीचे अरेंजमेंट था लेंथ और विड्थ में, तो इस तरह से अरेंजमेंट है, तो ये लेंथ और विड्थ में तो है, लेकिन हाइट के लिए क्या होगा कि इसके ऊपर दिखाना है, और वो 2D में हमारे लिए या ब्लैक बोर्ड पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट हम भावनाओं को समझ सकते हैं कि वो एटम इसके ऊपर होंगे। और जस्ट जो है जो एटम्स हैं ए बी करके, जो ए बी यहां पर ये अलाइनमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ओके, हॉरिजॉन्टल रोज के रूप में है। तो अगर ऊपर जाएगा, ऊपर जब अरेंजमेंट होगा ऊपर, तो वो कैसा अरेंजमेंट होगा, वर्टिकल। यानी जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया, एटम के ऊपर एटम होंगे, तो इसमें जो एटम का अलाइनमेंट होता है वो सेम होता है, यानी हॉरिजॉन्टल रोज में भी सिमिलर अरेंजमेंट होगा, और वर्टिकल रोज में भी जब इसको ऊपर की ओर इस तरह से इसके ऊपर आएंगे एटम, तो वहां पर भी जो अरेंजमेंट होगा वो वर्टिकली अलाइनमेंट भी सेम होता है। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग के द्वारा अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें जो पार्टिकल का या कांस्टेंट पार्टिकल का अलाइनमेंट होता है वो सिमिलर होता है, और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही साइड में सेम होता है। और इस तरह से जो है जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेंड होता है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, यानी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो एक प्रकार से प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। यानी अगर जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाओगे तो क्यूबिक सिस्टम बनेगा, और जो क्यूबिक सिस्टम होगा वो आपका एक प्रकार का प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, ओके। और इनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट ए टाइप का होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ओके। कोई दिक्कत? नो सर। ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग के द्वारा होगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के द्वारा जो 3 डायमेंशन बनाओगे। ये थोड़ा समझने की बात है, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें वाइड वर्ड आएंगे, वो ज्यादा वो है। ऊपर से लेते हैं, ये आपका एरो हो गया, बी डिप्रेशन में करोगे इसके, बी हो गया, देन अगेन ए टाइप का हो जाएगा, देन अगेन बी टाइप का। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, और ये आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट लेयर, यानी निचली लेयर, एकदम लोअर लेयर कह सकते हो, एकदम लोअर लेयर और फर्स्ट लेयर। अब देखो बेटा, इसमें क्या देखोगे कि जब हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो हमें जो है ट्रायंगल 2 तरह के मिलते हैं, या 2 तरह के ट्रायंगुलर शेप के हमें स्पेस या वैकेंट स्पेस मिलते हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑब्टेंड होते हैं। क्लियर? जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हो तो यहां क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर जो है वैकेंट स्पेस मिलते हैं, और इन वैकेंट स्पेस को बेटा वाइड्स वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। वाइड्स माने खाली स्थान से है या वैकेंट स्पेस से है, तो इनके लिए हम वाइड वर्ड यूज करते हैं। तो 2 तरह की ट्रायंगुलर वाइड्स होती हैं,
कौन सी? एक का अपेक्स देखोगे, अपेक्स माने वर्टेक्स कह लो, क्या होगा? ऊपर की साइड में होता है, और दूसरे का अपेक्स या वर्टेक्स नीचे की साइड में। नीचे की साइड में होगा। जो ऊपर की है उसको हमने ए से मान लो डिनोट कर दिया, और जो नीचे की ओर है उसको हमने बी से डिनोट कर दिया। ओके, इस तरह से। अब जो है ऊपर जो है जिनका अपेक्स उनको ए से, और जिनके अपेक्स नीचे हैं उसको आपने बी से मार्क कर दिया। और ये दो तरह की वाइड्स है जो ट्रायंगुलर वाइड्स होती है। एक का अपेक्स अपवर्ड साइड में होता है, एक का अपेक्स डाउनवर्ड साइड में होता है। अब सेकेंड रो को बेटा, या सॉरी सेकेंड लेयर को, या पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक वो ए वाइड को, ए टाइप ऑफ वाइड को क्या करे? कवर करता हो, या बी टाइप ऑफ वाइड को कवर करे, यानी उसको ढकता हो। क्लियर? तो इसमें एक चीज क्या ध्यान दोगे या क्या पाओगे? अगर हम ए टाइप ऑफ वाइड को कवर करेंगे तो बी वाला फ्री छूट जाता है, खाली छूटता है, और अगर बी वाले को ऑक्युपाई करोगे तो ए वाला छूटेगा। क्लियर? तो यहां पर दो चीजें होंगी बेटा, यानी किसी को भी अगर कवर करोगे तो दूसरा वाला निश्चित रूप से फ्री छूटता है। जैसे अगर हम मान लो ए टाइप ऑफ वाइड को क्या कर दें? कवर करते हैं, तो ये हो गया, ये हुआ, ये आपका आया बेटा, ये हुआ। इसी तरह से फिर से ए टाइप ऑफ वाइड को कवर करो, ये आपका आ गया। इसमें क्या होगा बेटा कि जब आप देखोगे कि जब इसको आप कवर करते हो सेकेंड रो से, ये आपके सेकेंड रो के एटम्स हैं। थोड़ा हो सकता है कि आपको उतना अच्छा इसमें क्लियर ना दिख रहा हो, तो बुक में भी आप देख सकते हो। जब आप ए को कवर करते हो तो बी वाला छूट जाता है, और जो सेकेंड लेयर है बेटा, सेकेंड लेयर के एटम्स जो एक अपवर्ड साइड में जो है ट्रायंगल बनाएंगे, जबकि बी वाले का अपेक्स क्या है? नीचे की ओर है, और इसके ऊपर जो सेकेंड रो का ट्रायंगल बनेगा बी वाले के ऊपर, वो कैसा होगा? ऊपर की ओर होगा। यानी पहले जो बी का अपेक्स है नीचे है, जबकि न्यू जो सेकेंड रो के द्वारा बनेगा उसका अपेक्स ऊपर की ओर होगा। ओके? यस सर, यस। तो जब नेक्स्ट रो को आपने यहां पर अरेंज किया तो यहां क्या देखा? ए वाला तो वाइड कवर कर गया, लेकिन बी वाला वाइड कवर नहीं करता है, और बी के वाइड के ऊपर ही सेकेंड रो के द्वारा, सॉरी सेकेंड लेयर के द्वारा एक नई वाइड बन जाती है, वो भी ट्रायंगुलर शेप है। बट अंतर क्या है Opposite कि जो Opposite अपेक्स का साइड है, जो अपेक्स का डायरेक्शन है, अपोजिट होगा। बी का अपेक्स डाउनवर्ड है, तो जो न्यू वाइड बना है उसका अपेक्स ऊपर की ओर है। ओके? यानी जब सेकेंड रो आप करते हो तो उसमें क्या होता है कि एक नई टाइप ऑफ वाइड बनती है। एक तो क्या होती है, जो फर्स्ट रो के एटम है उसके ऊपर बनेगी, इसको हमने सी से मार्क कर दिया। देखो फर्स्ट रो का ये एटम है, इस एटम के बीच में जो बनी है ये सी हो गई, यहां पर भी इसके बीच में बनेगी जो क्या होगी? सी हो गई, इस तरह से। और जो बी के ऊपर ही बनी है इसको हमने क्या कर दिया? डी से मार्क कर दिया। ओके? तो यहां पर सी जो है सेकेंड रो के द्वारा, सी केवल ट्रायंगुलर शेप है, और इस ट्रायंगुलर शेप में कितने एटम हैं? 3 एटम तो किसके हैं? सेकेंड रो के, सेकेंड लेयर के, और एक एटम नीचे वाला है फर्स्ट लेयर का,
जिसके First ऊपर layer। बनी है, यानी ये ट्रायंगुलर शेप की है, यानी हमें दो तरह की वाइड्स मिली, एक ट्रायंगुलर वाइड्स ट्रायंगुलर शेप में है, और इस वाइड को जब 4 एटम को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेती है, टेट्राहेड्रॉन बनाती है। इसीलिए जो ट्रायंगुलर शेप में होती है इसको हम क्या कह लेते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। वाइड। ओके, और टेट्राहेड्रल वाइड जो है आपकी बुक में देखोगे या किसी किसी बुक में टी से डिनोट किया है। और ये कैसी होती है बेटा, इसको ऐसे समझ लो कि एक एटम नीचे है और यहां से क्या हुआ कि 1 2 और 3, ये आपका टी हो गया टेट्राहेड्रल वाइड। यानी 3 एटम सेकंड लेयर के हो गए जो ट्रायंगुलर वाइड बना रहे हैं, और एक एटम नीचे की लेयर का है, और इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। और जो है इस वाइड को या इस फ्री स्पेस को हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। ये 4 एटम से बन रही है, इसका मतलब यानी टेट्राहेड्रल वाइड 4 एटम से बनेगी। इसमें 4 एटम्स होंगे, 3 एटम्स सेकेंड लेयर के होंगे और 1 एटम फर्स्ट लेयर को होगा, और इसी फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर इस वाइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो बी और डी एक साथ हैं, इसमें क्या होगा, 2 ट्रायंगुलर वाइड्स होती हैं, एक का अपेक्स अपवर्ड साइड में होता है, एक का डाउनवर्ड होता है। और ये कितने एटम से फिर बना, 3 फर्स्ट लेयर के और 3 ही सेकेंड लेयर के। यानी जो दूसरी टाइप की वाइड बनती है वो 6 एटम के द्वारा बनती है, और ये एक प्रकार के हेक्सागन का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए इसको हम हेक्सागोनल वाइड, हेक्सागन का फॉर्मेशन करती है, और इसे हम ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। ओके, इसे हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। और इस तरह से 2 तरह की वाइड हमें मिलती हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड। वाइड्स क्या होता है, द फ्री आर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल is known as wides. Free or empty space present in a crystal is known as wides. First thing, there are 2 types of wide in a crystal. Tetrahedral wide, it is formed by 4 atom, 3 atom of second layer and 1 atom of first layer. It is formed above the atoms of first layer, and it is tetrahedral in structure, so called as tetrahedral wide. Second wide is octahedral wide. It is formed by 6 atoms, form a hexagon or a hexagonal structure, so called as octahedral wides. Okay, तो इस तरह से जो है 2 प्रकार की वाइड होंगी। और इसमें बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि नंबर ऑफ वाइड्स ऑक्युपाइड या टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड के नंबर के आधार पर हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला या उसका जो है मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको डिराइव कर सकते हैं। तो डिराइव करने से पहले हमें ये जानना है कि उसको डिराइव करने के लिए इसमें रिलेशन कैसा होता है, ठीक, उसके आधार पर ही हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के लिए अगर नंबर ऑफ एटम्स n हो तो देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, पहले ऑक्टाहेड्रल लो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी n होती हैं, जबकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होंगी, 2n होंगी। यानी किसी एटम में नंबर ऑफ किसी भी क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ एटम 1 हो